हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जनरल साइंस का ये हमारा अगला लेक्चर है और आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग अगला टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। एक है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम बेसिकली जो हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। और दूसरा टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इन दोनों टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट आपके PYQs हैं, जिनके वापस पूछे जाने की संभावना है, तो उन क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और PYQs के माध्यम से ही इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि द अमाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इन द एयर डज नॉट चेंज इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो पूछा जा रहा है कि रेस्पिरेशन या श्वसन के दौरान इनमें से किसका अमाउंट चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये तो इन्वॉल्व ही होते हैं रेस्पिरेशन में, है ना। हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। वाटर वेपर भी कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी फॉर्मेशन होता है, आप कह सकते हैं जो केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें वाटर वेपर का भी रोल होता है। जब एनर्जी रिलीज होती है तो वाटर वेपर, जो वाटर होता है बॉडी के अंदर, वो वेपराइज होता है, जिसके कारण ये एक तरह की हीट रिएक्शन है। तो इस तरह से हम ये भी कहते हैं कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। नाइट्रोजन जो है फ्रेंड्स, ये चेंज नहीं होता है। क्यों? तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। नाइट्रोजन क्यों चेंज नहीं होता है? तो आपको पता है कि रेस्पिरेशन के दौरान हम दो प्रोसेस करते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन के दौरान हम ऑक्सीजन को लेते हैं और एक्सहेलेशन के दौरान यहाँ पर ऑक्सीजन को लेते हैं और एक्सहेलेशन के दौरान हम कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब इनहेलेशन हम करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ कुछ मात्रा में आपका नाइट्रोजन भी आता है, और जितना नाइट्रोजन यहाँ पर इनहेलेशन के द्वारा बॉडी में आता है उतना ही यहाँ एक्सहेलेशन के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से जो नाइट्रोजन का अमाउंट है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर एयर की बात करें फ्रेंड्स, तो इट इज वी कैन से दैट इट कंस्टिट्यूट्स ऑफ वेरियस गैसेस इन विच सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट वॉल्यूम होता है वो किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है एयर में। आप कह सकते हैं 78.09% अक्रॉस आपका नाइट्रोजन मौजूद होता है एयर में। सेकंड जो मोस्ट वॉल्यूमिनस आप कह सकते हैं गैस है वो आपका है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो आपका 21% अप्रॉक्सीमेटली कहा जाता है, और एग्जैक्टली आप कह सकते हैं 20.95%। उसके बाद आपका थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर। थर्ड वाला आर्गन है, ध्यान रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड चौथे नंबर पे है, थर्ड पे आर्गन है, और आर्गन का अमाउंट कितना होता है? तो अप्रॉक्सीमेटली 1% आप कह लो, या आप कह सकते हैं 0.95%, ठीक है, या 0.93%। इसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है चौथे नंबर पे, और ये आपका है 0.034%, 0.034%। ठीक है, तो ये हमारा एयर का कंपोजिशन है। थर्ड नंबर वाला याद रखिएगा। तीसरे नंबर पे आर्गन है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका चौथे नंबर पे है, और इस पे भी आपका एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन in human body takes place through blood, lungs and tissues. The correct sequence of transportation is, आपसे सीक्वेंस पूछा जा रहा है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन का सीक्वेंस पूछा जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान आप देखेंगे ऑक्सीजन ब्लड में भी जाता है, लंग्स में भी जाता है और टिश्यूज में भी जाता है। आपको बताना है ऑर्डर कौन सा सही है, सबसे पहले कहाँ जाता है और सबसे बाद में कहाँ पर पहुँचता है। तो फ्रेंड्स, रेस्पिरेशन के दौरान ये आप कह सकते हैं इनहेलेशन के थ्रू जो हम ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेते हैं वो सबसे पहले हमारे लंग्स में जाता है। तो नंबर 1 पे आपके लंग्स आ जाएंगे। वी कैन से दैट अप टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू द लंग्स, पहले नंबर पे हो जाएगा। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो लंग्स में आप देखेंगे कि जो सरफेस है जहां पर गैसेस का आदान प्रदान होता है उसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। तो ये जो एल्वियोलाइज होते हैं वो कैपिलरीज से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए ये हमारा लंग है ना। ये एक मैं आपको समझाने के लिए फिगर बना रहा हूँ। ये आप सपोज करो कि लंग है, तो यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे एल्वियोलाइज मौजूद होते हैं। तो ये जो एल्वियोलाइज होते हैं ये कैपिलरीज के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं, और एल्वियोलाइज से हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो कैपिलरीज से होता हुआ ब्लड में पहुंचता है। ठीक है, तो एल्वियोलाइज से ऑक्सीजन कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में जाता है, और आप कह सकते हैं इनहेलेशन के दौरान, है ना, इनहेलेशन की बात हम कर रहे हैं, जब हम सांस को अंदर की तरफ लेते हैं तो इस दौरान क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है वो कैपिलरीज के माध्यम से होते हुए एल्वियोलाइज से ब्लड की तरफ जाता है,
ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो यहाँ से, जो आप कह सकते हैं ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, वो कैपिलरीज के माध्यम से होते हुए एल्वियोलाइज में जो हवा भरी है वहाँ पर जाता है और फिर वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है एक्सेलेशन के दौरान, जब हम एक्सहेल करते हैं, है ना, गैस को बाहर की तरफ जब हम एयर को छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? यही प्रक्रिया आपकी श्वसन कहलाती है। तो दूसरे नंबर पे मतलब ब्लड आ जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो ब्लड है वो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स में बॉडी के पहुंचाता है, या आप कह सकते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाता है जो कि टिश्यूज से बने होते हैं। तो आप कह सकते हैं थर्ड नंबर पे आपका हो जाएगा टिश्यूज। तो आपका ऑर्डर क्या हो गया? 2, 1 एंड 3, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी यानी कि आईएएस प्रीलिम्स में 1997 में पूछा गया था। अब ये मत सोचिएगा कि इतना पहले पूछा गया है तो अब नहीं पूछा जाएगा। मैंने इससे पहले बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कराए हैं जो 90s में पूछे गए हैं और फिर आपको देखने को मिलेगा 2015 में पूछे गए, 2016 में पूछे गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन द लंग्स। तो अभी मैंने आपको बताया कि गैसियस एक्सचेंज कहाँ पर होता है। तो जो लंग्स में जो एल्वियोलाई मौजूद है ना, वहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो ऑक्सीजन होता है, आप कह सकते हैं जो भी हम एयर इनहेल करते हैं, है ना, वो हमारे एल्वियोलाइज तक ले जाया जाता है लंग्स में, और एल्वियोलाइज से आप कह सकते हैं कैपिलरीज के थ्रू वो जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर ब्लड इसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो जो गैसियस एक्सचेंज और फिर यही ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इन्हीं कैपिलरीज के माध्यम से एल्वियोलाई में आ जाता है। और एक्सहेलेशन के दौरान जब हम श्वास को बाहर की तरफ निकालते हैं तो उस दौरान ये शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देखेंगे ऑक्सीजन अंदर आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है थ्रू एल्वियोलाई। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया। अब देखिए कनेक्टेड कैसे है। पिछला क्वेश्चन हमने देखा 1997 में आईएएस में पूछा गया। यहाँ पर जो ऑर्डर लिखा हुआ है अगर ये आपको पता है तो ये क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन कनेक्टेड भी होते हैं। तो 2021 पीसीएस प्रीलिम्स में कोई ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड द रेट ऑफ ब्रीदिंग। अब कह रहा है कि अगर आपके ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाए तो जो आपकी ब्रीदिंग है वो बढ़ेगी, या रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है या श्वास लेने की जो दर है वो बढ़ेगी या घटेगी। तो डिक्रीज, इंक्रीज या चेंज नहीं होगी, या पहले डिक्रीज होगी फिर इंक्रीज होगी। 4 ऑप्शन इस तरह से बना दिए गए हैं। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था 2000 में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लॉजिक भी लग सकता है कि अगर ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई है ना, और आपको पता है कि ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है इसको हाइपोक्सेमिया कहते हैं। हाइपोक्सेमिया का मतलब होता है कि जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की कमी आ जाना, या ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में कमी आ जाना। तो इसको हाइपोक्सेमिया कहा जाता है। और हमें पता है कि ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ हाइपोक्सेमिया जो नॉर्मल फंक्शनिंग है बॉडी की वो प्रॉपरली नहीं होगी, बिकॉज इन ऑर्डर टू फंक्शन प्रॉपरली आवर बॉडी नीड्स सर्टेन लेवल ऑफ ऑक्सीजन सर्कुलेटिंग इन ब्लड टू द सेल्स एंड टिश्यूज। अब अगर वो लेवल में कमी आ जाएगी ऑक्सीजन के तो जो बॉडी है इट डजंट फंक्शन प्रॉपरली। तो इस पर्टिकुलर चीज को हाइपोक्सेमिया कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा फिर हम ब्रीदिंग तेजी से करेंगे क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी आ गई, तो अब हमें ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तो जो ब्रीदिंग है सांस हम ज्यादा तेजी से लेंगे और जल्दी जल्दी लेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि इट इंक्रीजेस। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इफेक्ट्स मेनली विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर पॉइजनिंग होती है बॉडी के अंतर्गत तो ये सबसे ज्यादा किसको इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है? डाइजेस्टिव एक्टिविटी, लिवर फंक्शनिंग, किडनी फंक्शनिंग, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपका पीसीएस में 2012 में पूछा गया था और डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर के अंदर जाता है, ये गैस होती है आपको पता है, तो जब ये गैस शरीर के अंदर जाती है तो क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे ब्लड में आपको पता है हीमोग्लोबिन मौजूद है। हमारे ब्लड में क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होते हैं? तो आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं ब्लड के अंदर जो मौजूद होते हैं। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन के साथ जब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं शरीर के अंदर, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड जाता है और हीमोग्लोबिन के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो रिएक्शन से एक कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हैं सब्सटेंस बनाता है जिसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन करते क्या है? तो वी कैन से दैट दिस प्रिवेंट्स हीमोग्लोबिन फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। पहले हीमोग्लोबिन क्या कर रहा था? तो आपको पता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है
है ना, उसको वो विभिन्न ऑर्गन्स तक पहुंचा रहा था, टिश्यूज तक पहुंचा रहा था। लेकिन जब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है तो ये प्रिवेंट करने लगता है इस प्रोसेस को, है ना, रोकने लगता है, और ऑक्सीजन जो होता है पर्याप्त मात्रा में हमारे ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो इट रिड्यूसेस, वी कैन से दैट, द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, लीडिंग टू द सिचुएशन ऑफ हाइपोक्सीमिया विच आई हैव डिस्कस्ड जस्ट अर्लियर, है ना। तो हाइपोक्सीमिया की सिचुएशन ये पैदा कर देता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग से जो हमारा ब्लड है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक डिफरेंट कंपाउंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, जो कि इसके इस पर्टिकुलर आप कह सकते हैं जो प्रॉपर्टी है उसको रिड्यूस करता है, ऑक्सीजन कैरी करने की प्रॉपर्टी को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड्स मैक्सिमम एनर्जी टू द ह्यूमन बॉडी। इसमें से कौन सा बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है जो बॉडी को मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब एडीपी कह रहा है कि कन्वर्ट होता है एएमपी में, एटीपी एडीपी में, एडीपी एटीपी में। तो ध्यान रखिएगा, शरीर के अंदर कुछ भी हम पदार्थ अगर इनटेक कर रहे हैं तो उसके माध्यम से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, है ना। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनमें जो भी आपका बायोकेमिकल एनर्जी मौजूद है उस बायोकेमिकल एनर्जी को तोड़ा जाता है या उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बेसिकली ये जो बायोकेमिकल एनर्जी है ये टूट करके बनती है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है इसको तोड़ा जाता है श्वसन के दौरान। जब हम श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, तो उसमें ये जो एटीपी होता है ये वाटर वेपर और आप कह सकते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है एडीपी में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। भाई अगर कोई कॉम्प्लेक्स मटेरियल है तो ये सिंपलर फॉर्म में ही टूटेगा, तो ट्राइफॉस्फेट डाइफॉस्फेट में टूट जाता है और यहाँ पे ये एनर्जी रिलीज करता है। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है, ध्यान रखिएगा, ये टेम्परेचर भी रिलीज करती है, जिसके कारण से जो वाटर मौजूद होता है बॉडी में वो वेपोराइज हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इससे बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन होता है, जो रेस्पिरेशन का हमारा प्रोसेस होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना, तो आप देखेंगे कि उसमें जो जिसको हम जनरली रेस्पिरेशन कहते हैं, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ना, इसमें ये टूट जाता है क्या, जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, उसमें जो भी ग्लूकोज मौजूद है ना, वो डिसइंटीग्रेट होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इसके साथ साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। इसी को एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो एटीपी है इट डिसइंटीग्रेट्स इनटू एडीपी और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब ये क्वेश्चन भी आपका यूपी पीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आगे आने वाले एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरओ की प्रिपरेशन यदि आप कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर। तो अभी हमने देखा कि जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है उसके द्वारा कहीं ना कहीं बॉडी टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है ना। जो लंग्स होते हैं हमारे, दे आर मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, सो वी कैन से दैट बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि व्हेन डज हार्ट रेस्ट। जो हमारा हृदय है वो आराम कब करता है, हार्ट जो है वो रेस्ट कब करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। दो बार आपसे पीसीएस में पूछा चुका है, एक बार पीसीएस प्रीलिम्स 2008 में पूछा गया, फिर लोअर सबऑर्डिनेट 2004 में पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा, जो हार्ट है हमारा ये रेस्ट करता है इन बिटवीन द टू बीट्स, जो दो बीट्स होते हैं उनके बीच में ये रेस्ट करता है। ठीक है, तो वी कैन से दैट ईच हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ अ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सिंग ऑफ द हार्ट मसल। जो हार्ट मसल होती है हमारी वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है, आपको पता है ना। एक बार कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिकुड़ती है, फिर एक बार रिलैक्स होती है। तो ये बीट जो होती है, दो बीट्स के बीच की जो आप कह सकते हैं ड्यूरेशन है, उसी टाइम पीरियड पे जो हार्ट है वो रेस्ट करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ अ हार्ट अटैक। इनमें से कौन सा हार्ट अटैक का सिम्टम नहीं है, ये पूछा जा रहा है। चेस्ट पेन, नोजिया, स्वेटिंग, नंबनेस एंड ईचिंग आर्म्स, पेन इन लेग्स। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो लेग में पेन कह रहा है ये कोई हार्ट अटैक का सिम्टम नहीं देखा गया अभी तक। ठीक है, जनरली हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या क्या हैं, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि पेन और डिस्कम्फर्ट इन वन और बोथ आर्म्स। जो हमारे हाथ हैं उसमें दोनों में दर्द होगा या किसी एक में डिस्कम्फर्ट महसूस होगा। इसके अलावा बैक पेन हो सकता है,
नेक पेन हो सकता है, ठीक है, कई बार सर्वाइकल पेन भी होता है। इसके अलावा जॉज हैं, स्टमक जॉज, हमारे जबड़े में पेन हो सकता है, पेट में पेन हो सकता है, ठीक है। तो ये सिम्टम्स हैं, कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर आपकी सांस फूल रही है तो भी आप कह सकते हैं कि ये भी एक सिम्टम है हार्ट अटैक का, जिसको हम कह सकते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है। इसके अलावा अगर चेस्ट डिस्कम्फर्ट है तो भी आपको हल्कापन अगर महसूस हो रहा है तो जनरली जो हार्ट अटैक होता है उसके पहले ये चीज़ें महसूस की जाती हैं। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो लेग पेन है ये इसका सिम्टम नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि अगर हेडेक लिखा हुआ है, सिर में दर्द भी हार्ट अटैक का सिम्टम नहीं होता है। हार्ट हेडेक भी आप कह सकते हैं हार्ट अटैक का सिम्टम नहीं होता है। तो लेग पेन और हेडेक इसको आप एटलीस्ट याद रखिए, आप क्वेश्चन में एलिमिनेट कर पाएंगे आंसर को। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हार्ट बीट्स आर कॉज्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल करंट दैट ओरिजिनेट्स इन द। अब हार्ट बीट्स जो है, जो आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस है हार्ट का, है ना, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स करता है, तो आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिकल करंट्स के थ्रू करता है ना। तो ये इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट कहाँ पर होता है? ब्रेन में होता है, ब्लड में होता है, हार्ट में होता है, या स्पाइनल कॉर्ड में होता है। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जो ये इलेक्ट्रिकल करंट है ये एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेटर के थ्रू जनरेट किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेटर, जिसको साइनस नोड भी कहते हैं, साइनस नोड, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेटर साइनस नोड। अब ये जो आप कह सकते हैं कि ट्रिगर होता है हार्ट बीट, तो कहाँ से ट्रिगर होता है? तो जो हार्ट है हमारा, आपको पता है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है ना। जो आपका राइट एट्रियम आप कह सकते हैं सबसे ऊपर होता है, राइट वेंट्रिकल फिर उसके नीचे होता है, आपका लेफ्ट एट्रियम होता है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल मिलकर के आपका राइट हार्ट बनाते हैं, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल मिलकर के आपका लेफ्ट हार्ट का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, ध्यान रखिएगा, ये कहाँ से जनरेट होती है? तो आप कह सकते हैं साइनस नोड से जनरेट होती है, ठीक है, जिसके सिग्नल्स राइट एट्रियम से भेजे जाते हैं हार्ट में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पल्स इन ह्यूमन रिस्ट बीट्स। अब ह्यूमन, आपके कलाई में भी आपको पता है कि जो पल्स है उसमें भी बीट्स होते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि वो फास्ट हार्ट बीट से ज़्यादा तेज होते हैं, हार्ट बीट से ज़्यादा स्लो होते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपका। तीसरा ऑप्शन लिखा है कि सेम होते हैं, जो हार्ट बीट है उसके ही समान होते हैं, या हार्ट बीट से अलग इंडिपेंडेंटली ये बीट्स होती हैं। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ये क्वेश्चन भी आपका यूपी पीसीएस मेंस 2010 और 2008 मेंस 2008, तो 2 बार पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो जो पल्स होते हैं ह्यूमन रिस्ट में, ध्यान रखिएगा, वो सेम रेट पर बीट करते हैं हार्ट के। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो पल्स रेट होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेट एट विच आवर हार्ट बीट्स। हार्ट बीट्स, आपने देखा होगा डॉक्टर के पास आप जाते हैं जनरली, तो वो क्या करते हैं, वो आपके रिस्ट को पकड़ करके आपके जो पल्स होती हैं उनको देखते हैं, उनको चेक करते हैं। तो आप कह सकते हैं वो हार्ट बीट्स पर मिनट्स होती हैं, है ना। हार्ट बीट बीपीएम होता है, जो कि नॉर्मल कितना होता है आपको पता है, 72 to 76 जो बीपीएम की बीट मानी जाती है वो नॉर्मल मानी जाती है, कि 1 मिनट में 72 बार ये बीट होनी चाहिए, ठीक है, नॉर्मल कहा जाता है ये। तो वो दोनों सेम होता है, चाहे आपके कलाई में देखा जाए या आपके हार्ट का बीट देखा जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग। नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग में टोटल कितना वॉल्यूम होता है ब्लड का, कितने लीटर ब्लड होता है? तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, 5 to 6 लीटर्स। अब ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका यूपी आरओ प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया था, तो आरओ वाले यहाँ पर बिल्कुल सावधान हो जाए, ठीक है, कि 2017 में पूछा गया था कि जो टोटल वॉल्यूम होता है ब्लड का वो कितना होता है, तो 5 to 6 लीटर्स होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ब्लड क्या होता है? तो वी कैन से दैट इट इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज, ये आपके ब्लड होते हैं, टिश्यूज होते हैं, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज विच कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड सम फॉर्म वी कैन से दैट फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसमें आपके हीमोग्लोबिन होते हैं, आरबीसीज, है ना, रेड ब्लड सेल्स।
अब यहाँ पर फ्रेंड्स अगर टोटल वॉल्यूम की बात की जाए, ये जो देखा जाता है 5 से 6 लीटर, तो एक एवरेज वेट पे देखा जाता है, ध्यान रखिएगा 70 kg। अगर 70 kg का कोई नॉर्मल एडल्ट है तो उसके अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड मौजूद होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ब्लड क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया दे आर कनेक्टिव टिश्यूज, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगर पूछा है कि मेन काम क्या होता है ब्लड का, तो वी कैन से दैट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दो गैसेज हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन ही ब्लड का फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। जनरली आप देखेंगे कि बॉडी के विभिन्न पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम ब्लड करता है, और विभिन्न पार्ट्स से वी कैन से दैट कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको फाइनली लंग्स तक पहुंचाता है, और लंग से वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। देखिए अगला क्वेश्चन ही वही आ गया, तो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एरिथ्रोसाइट या ब्लड प्लेटलेट्स। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं इनको आप कह सकते हैं आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, दे हेल्प्स इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, प्लीज रिमेंबर। इसके अलावा फ्रेंड जो आरबीसीज होते हैं वी कैन से दैट दे कंटेन हीमोग्लोबिन, दे कंटेन हीमोग्लोबिन जो कि आपको पता है एक प्रोटीन है, और इसी के कारण जो हमारा ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। ठीक है, ब्लड का रेड कलर क्यों होता है, तो आप कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जो आरबीसीज में मौजूद होते हैं। और आरबीसीज आपके क्या हैं, तो आप कह सकते हैं एरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड सेल्स। इसके अलावा फ्रेंड्स ये जो आरबीसीज होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड डिलीवर इट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी और डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडीज, और वी कैन से दैट टू ऑल बॉडी टिश्यूज। ठीक है, जो ऑक्सीजन होता है इट इज यूज्ड बाय सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी दैट बॉडी नीड्स, and we can say that leaving carbon dioxide as the waste product. RBCs red blood cells जो होते हैं they also carrying carbon dioxide, please remember। मैंने बताया ना ऑक्सीजन भी कैरी करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करते हैं, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन पे टिक नहीं करना है आपको, दोनों का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। बॉडी तक के डिफरेंट पार्ट तक ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं, और डिफरेंट पार्ट से लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाने का काम करते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। एरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं, आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यूपीबीईओ ब्लड ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में कौन सा इनकरेक्ट लिखा हुआ है, तो इट इज रेड कलर्ड। तो ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है, आपको पता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है इसी की मौजूदगी के कारण हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स इट इज कैरियर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द सेल, तो ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, आपको इनकरेक्ट बताना है, तो ये भी करेक्ट लिखा हुआ है भाई, ऑक्सीजन को लंग्स से डिफरेंट सेल तक पहुंचाता है। इसके अलावा इट इज स्लाइटली एसिडिक, तो ये गलत लिखा हुआ है। जो ब्लड होता है वो ह्यूमन ब्लड बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, ह्यूमन ब्लड का जो पीएच होता है ध्यान रखिएगा इट इज इन बिटवीन 7.1 टू 7.4, और आपको पता है कि 7 के ऊपर अगर पीएच वैल्यू 7 के ऊपर है तो आप कह सकते हैं कि वो बेसिक नेचर को दिखाता है, अगर 7 से कम है तो एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है। तो 7 से ऊपर है तो वी कैन से दैट इट इज स्लाइटली एल्कालाइन नॉट इन एसिडिक। ठीक है, तो बेसिक नेचर का होता है। तो तीसरा ऑप्शन ही हमारा गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट ही पूछने के लिए कहा गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स जो हमारा ब्लड होता है इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड अवे फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स, तो ये भी हमने देखा, तो ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कनेक्शन विद द रेड ब्लड कॉर्पिकल्स, या फिर आप कह सकते हैं आरबीसी, एंड विद द हेल्प द कोड गिवन बिलो फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट स्टेटमेंट का चयन करना है। दे हैव आयरन, ये बिल्कुल करेक्ट है। जो ब्लड होता है हीमोग्लोबिन उसमें आयरन भी होता है, ध्यान रखिएगा। जो आरबीसीज होते हैं उनको एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, और इनमें आयरन भी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट है। दे प्रोवाइड रेड कलर टू द ब्लड, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। दे प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट द सर्टेन डिजीज, तो आरबीसीज की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ये काम किसका है, इम्यूनिटी वाला, तो ये काम है आपका डब्ल्यूबीसी का। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये उनका काम है, डब्ल्यूबीसीज का काम है, ना कि आरबीसीज का। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा तीसरा ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, इसको आप सबसे पहले एलिमिनेट कर दें तो आपको आई होप के आंसर मिल जाएगा। पहला गया, दूसरा गया और चौथा गया, तो सी ऑप्शन ही बचा, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, है ना, क्योंकि चौथा स्टेटमेंट करेक्ट लिखा हुआ है। दे आर कैरियर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, चौथा भी हमारा करेक्ट है।
तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स कई बार पूछा गया है। सेम क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2001 में पूछा गया, 2005 प्रीलिम्स में पूछा गया, यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया 2004 में, उसके बाद प्रीलिम्स में पूछा गया 2001 में। तो ध्यान रखिएगा कई बार सेम क्वेश्चन आया है, तो अभी भी इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सब्सटेंस कंटेन्स आयरन। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा नेचुरल सब्सटेंस है जो आयरन कंटेन करता है। तो क्लोरोफिल, कोलेजन, केराटिन या मायोग्लोबिन। अब मायोग्लोबिन जो है ये क्या है, आप कह देखेंगे यहाँ पर कि इट इज एन ऑक्सीजन बाइंडिंग वी कैन से दैट प्रोटीन फाउंड इन स्केलेटल मसल्स। ठीक है, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उसमें ये प्रोटीन पाया जाता है मायोग्लोबिन। ठीक है, ये ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आयरन कंटेन करता है, ये आपका आयरन कंटेन करता है। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन का एवरेज ब्लड प्रेशर कितना है, कितना होता है? तो आपने सुना होगा 120/80 120/80 mmHg। तो ये mmHg मिलीलीटर दिखाता है। ठीक है, और जो Hg है ये आपका मरकरी को दर्शाता है, ध्यान रखिएगा। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो आप कह सकते हैं मिलीलीटर नहीं, ये मिलीमीटर होता है। ठीक है, मिलीमीटर, mm लिखा हुआ है ना, तो मिलीमीटर मरकरी या Hg। तो 120 होता है जो, ये आप कह सकते हैं कि ये अपर लिमिट को दिखाता है, और जो 80 होता है वो लोअर लिमिट को दिखाता है। और नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो 120-80 के बीच में होना चाहिए, इसके आसपास होना चाहिए, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा जो 120 है, ध्यान रखिएगा 120 mmHg ये आपका सिस्टोलिक कहलाता है। जो अपर लिमिट है हमारा इसको हम सिस्टोलिक कहते हैं, और जो लोअर लिमिट है हमारी इसको हम डायस्टोलिक कहते हैं। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। अब इसमें डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्फिग्मो मैनोमीटर, इसको नापा कैसे आता है? तो जो मेजरमेंट किया जाता है वो स्फिग्मो मैनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर से इसको नापा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है द ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140 mmHg। इन दिस स्टेटमेंट Hg रिफर्स टू व्हाट। तो अभी मैंने आपको बताया कि Hg आपका मरकरी को दर्शाता है। ठीक है, चाहे आपका स्फिग्मो मैनोमीटर हो, चाहे आपका थर्मामीटर हो, ठीक है, चाहे आपका बैरोमीटर हो, वहां पर जो Hg होता है वो मरकरी को दर्शाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है द ब्लड प्रेशर इन आवर बॉडी इज। जो बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लेसर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, नन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन आपका पीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है अभी भी। तो जो ब्लड प्रेशर होता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, इट इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऐसा हम क्यों कहते हैं? जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये कितना होता है? तो ये आपका होता है 760 mmHg, 760 mmHg, ये आपका नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, नॉर्मल जो ह्यूमन ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर ये कितना होता है? तो अभी हमने देखा 120/80 mmHg। तो अगर हम 120 भी मान लें, 120 mmHg, ठीक है, तो यहां पर देखने में तो नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर हमें कम दिखाई दे रहा है ना, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये आपका वैक्यूम के रिस्पेक्ट में लिया जाता है, और ये जो नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर है इसे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। समझ रहे हैं आप? मतलब अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम में जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो आपका 760 mmHg होता है, लेकिन जो नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में इतना ज़्यादा माना जाता है, ध्यान रखिएगा। मतलब अगर 120 mmHg किसी का ब्लड प्रेशर है तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम उसे वैक्यूम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 760 + 120 mmHg। तो इसका मतलब जो नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर होता है ये हमेशा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है? कि ये वैक्यूम के रिस्पेक्ट में लिया जाता है और ये आपका नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में लिया जाता है।
कि 120 mmHg नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये ज़्यादा है, तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका पहले होगा, फिर इसमें 120 और ऐड किया जाएगा, तो ये टोटल जो बनेगा आपका लगभग 880 mmHg। ये आपका नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर आएगा अगर किसी का ब्लड प्रेशर 120 mmHg है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि इट इज ग्रेटर देन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो आज का सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन।